हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर चैनल सीवीटी वर्ल्ड। और ये जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ था, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो है। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिस्टरबेंस हमारा लाइव सेशन हो नहीं पाया था, तो इसी सेशन को हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपके पास जो समय बचे हैं, जो भी समय बचे हैं, काफ़ी कम समय बचा है आपके पास। तो इस समय में आपको आपको अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि अभी जो आपका समय ये बचा हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और इसी को हम लोग और मोटिवेट करने के लिए ऐसे सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ओके, तो ये मोटिवेशनल एक थॉट है जिससे हम ये सीरीज़ का स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं। देखो, पैब्लो पिकासो का ये कहना था कि इंस्पिरेशन डज एग्जिस्ट बट इट मस्ट फाइंड यू वर्किंग। कहने का मतलब कि इंस्पिरेशन तो होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम किए हुए आप, ऐसा नहीं है किसी से बस इंस्पायर होते होते कुछ कर पाओगे, नहीं। फॉर डैट यू हैव टू वर्क। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट सेइंग। मुझे लगा कि अभी के दौरान ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ। यूनियन लिस्ट में क्या क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। 7th शेड्यूल में इनका वर्णन है। और यूनियन लिस्ट कहने का मतलब हुआ संघ सूची, मतलब वैसी सूची जिस पे जितने भी लॉज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट, जिस पे स्टेट बना सकते हैं। फिर कंकरेंट लिस्ट आता है जिस पे स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 97। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था जब हम लाइव कर रहे थे। तो सेकेंड क्वेश्चन इज कि एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ। जो हमारे संविधान में व्याख्याएं हैं वो किस चीज़ पे आधारित है, किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम संविधान की व्याख्या करते हैं। तो हमारे संविधान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, प्रियम्बल है। ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे संविधान में हैं, इनमें से कौन सा वो चीज़ है जिस पे हमारे संविधान का ढांचा पूरा का पूरा आधारित है। तो वो उसका राइट आंसर प्रियम्बल होगा, क्योंकि प्रियम्बल हमारे संविधान का पूरा समरी बताता है। हमारे संविधान में जो भी आइडियल्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके लिए हमारा संविधान बना है, ठीक है। तो प्रियम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि प्रियम्बल में कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं, कैसी चीज़ें दी गई हैं जो हमारे संविधान को डिफाइन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का वो। जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक की हम बात करते हैं। तो प्रियम्बल, और प्रियम्बल कौन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा क्या था जिस पे हमारा आज का प्रियम्बल बेस्ड है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो चीज़ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव हुआ था, किसने मूव किया था, और कब पास हुआ था। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, संविधान सभा था, उसकी स्थापना किसके प्रस्तावों के अनुसार की गई थी। आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संस्थापना हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संस्थापना होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, हमारे लिए एक संविधान को फ्रेम करना। इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं कि किसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ। तो वो थे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पे आपको एक और क्वेश्चन इसमें याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से मेंबर थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों था, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने होंगे। ये सीरीज का महत्व आपको तभी पता चलेगा जब आप इन क्वेश्चंस के आधार पे और भी जितने क्वेश्चंस हैं उसको भी अच्छे से खोज पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अडॉप्टेड फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटी को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था। तो फंडामेंटल ड्यूटी को हमने अडॉप्ट किया था रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, रसिया के संविधान से। अब फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी वाज नॉट ओरिजिनली गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ये शुरू से नहीं था।
इसको ऐड किया गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था? सो इट वॉज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमिटी। और भी कुछ फैक्ट है, जैसे कि इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटी में सिर्फ 10 ही आइडिया थे, 10 ही उसमें हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। अनदर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड। नाउ द क्वेश्चन इज कौन से अमेंडमेंट एक्ट से वो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था और कब ऐड किया गया था, ठीक है, ये आपको खोज के रखना है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन से उसमें जो दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी से ही रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A है, ठीक है। आर्टिकल 51A इज रिलेटेड विद फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 इज रिलेटेड विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसी में एक आर्टिकल ए करके जोड़ दिया गया जो फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानताएं हैं? ये दोनों नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। इन दोनों का अगर आपका कोई इन्फ्रिंग करता है आपके फंडामेंटल ड्यूटी को या आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोई अगर हानि पहुंचती है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, अनलाइकली टू फंडामेंटल राइट जो कि जस्टिसिएबल इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? मोरल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहती है, सर राइट टू प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रहा, ये क्या है? देखो, इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट, बट इट वॉज डिलीटेड थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो जनता पार्टी की सरकार ने की थी। क्यों डिलीट किया गया था? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एन कंट्रोवर्शियल राइट। हमेशा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आड़े आ जाता था अगर सरकार कुछ सोशल रेवोल्यूशन के नाम पे करना चाहती थी, जैसे कि जमींदारी एबोलिशन अगर सरकार करना चाह रही है तो राइट टू प्रॉपर्टी आ जाती थी। तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 31A आ गया, फिर आर्टिकल 31B आ गया, फिर आर्टिकल 31C आ गया, और भी बहुत सारे जजमेंट हुए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना है तो फंडामेंटल राइट में ये सबसे आगे आ जाता था उसको रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग जजमेंट में बताया कि नहीं भाई, फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जनता पार्टी की सरकार ने इसको हटा दिया। तो नाउ फंडामेंटल राइट नहीं है ये, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, लेकिन ये राइट है। कौन सा राइट है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट से हटा के दूसरे सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भेज दिया गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि फंडामेंटल राइट को कौन से अलग से आर्टिकल में डाला गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इट इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ रेफर्ड एज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको अनयूजुअल सा क्वेश्चन लगा होगा क्योंकि हम हार्ट एंड सोल पढ़ते हैं। ज्वेल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का ज्वेल क्या है? तो प्रियम्बल इज़ द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। प्रियम्बल, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच रिट गिव द मीनिंग ऑफ वी कमांड। वी कमांड कौन सा रिट का मतलब है? आपको सारे रिट का मतलब पता होना चाहिए। हैबियस कर्पस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, बाय व्हाट वारंट ऑफ, मैंडमस। तो राइट आंसर क्या होगा? मैंडमस होगा। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल आपको पता होगा 19, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल आपको पता होगा, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर दी हमारा जो मेंशन्ड फंडामेंटल राइट है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे यहाँ पे वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं हमारे संविधान में जिसको हमने बहुत अलग अलग जगहों से अडॉप्ट किया है, जैसे फंडामेंटल राइट है, इमरजेंसी का प्रोविज़न है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी का प्रोविज़न है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है। और तो आपको पता होगा कि 70% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट? इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिया है? और इनके साथ जितने भी मैंने और भी चीज़ें बताई ये आपको याद होनी चाहिए। इसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल वैसे प्रिंसिपल सिद्धांत है जिससे स्टेट जो राज्य है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 जो है, जो भी स्टेट है जो भी रूल कर रहा है हम पे, चाहे वो भारत सरकार हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, या राज्य सरकार हो, या लोकल अथॉरिटी हो, तो उनको एक डायरेक्शन है कि भाई आपको इस प्रकार से काम करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेनली जो है वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है जो हमको सोशली इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? जो सोशलिस्ट है वर्ड वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया गया था। तो 42nd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर है कि द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये IR का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है और ये बुक का नाम भी आपको पूरा याद रखना है, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, क्योंकि कभी कभी इस बुक का ही पूरा नाम पूछ दिया जाता है। तो ये हैंस जो मॉर्गेनथौ जो कि फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब थी पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। देखो और भी जितनी भी इनकी जैसे मॉर्गेनथौ का जो 6 प्रिंसिपल था, ठीक है ना, जो इनके जो 6 सिद्धांत थे वो भी आपको याद होने चाहिए। क्लासिकल रियलिज्म क्या था, स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या था, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सिलेबस के, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में मर्साइमर का किताब हो गया या केनेथ वॉल्स का किताब हो गया, ये भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। तो इन क्वेश्चन के थ्रू मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी के समय में आपका प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ये कहता है रियलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डैश इज द कोर पॉइंट अराउंड व्हिच होल ऑफ रियलिज्म रिवॉल्व्स। वो कौन सी चीज़ है जिसके आसपास रियलिज्म रिवॉल्व करता है, कोर पॉइंट वो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी? देखो दोनों तो, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी तो नहीं हो सकता क्योंकि रियलिज्म है ये किस चीज़ की बात करता है? ये बात ही नेशनल इंटरेस्ट की करता है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट। तो हर चीज़ जो स्टेट करेगा वो नेशनल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द करेगा। तो दैट इज़ द कोर पॉइंट जिसके अराउंड में रियलिज्म रिवॉल्व करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्टम इज अ होल व्हिच इज कंपाउंडेड ऑफ मेनी पार्ट्स। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कैप्लन ने, कॉलिन चेरी ने, लैसवेल ने या माइकल हैस ने? ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेटिवली पूछा जाता है, उसके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन डाला है। तो इसका आंसर बी होगा, कॉलिन चेरी। तो ये आपको ध्यान से याद रखना है, ये क्वेश्चन को रट लेना है आपको क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। ये किसने कहा था? हु सेड कि पॉलिटिक्स जो है वो पावर को कैसे शेप करते हैं और शेयर करते हैं, इसी की पढ़ाई है। तो लासवेल ने बोला था, ये आपको यहाँ से रट के जाना है। इन सब क्वेश्चंस को आपको बस यही करना है, एक नोट निकालना है, उसमें लिख लेना है हु सेड और स्टेटमेंट, हु सेड और स्टेटमेंट। और भी नेट JRF के पेपर जब आप लगाओगे तो उसमें जितने भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनका आपको संग्रह करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि इन सब टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डैश इन्फ्लुएंस डीपली द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन। किसी भी देश का जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो उसके किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इकोनॉमी पे, साइज पे, क्लाइमेट पे, कल्चर पे। अब देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इकोनॉमी पे भी डिपेंड करेगा, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हुई तो वो देश बहुत मजबूती से अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाएगा, सही बात है। साइज़ पे भी डिपेंड कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा साइज हुआ तो हो सकता है अपने फॉरेन पॉलिसी, छोटा साइज हुआ तो फॉरेन पॉलिसी अलग हो। क्लाइमेट पे भी डिपेंड कर सकता है कि अगर वो टोरिड जोन का है, फ्रिजिड जोन का है, उसके अनुसार वो अपने फॉरेन, लेकिन क्लाइमेट चलो फिर भी एक उतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। पर देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे जाना पड़ता है। इकोनॉमिक साइज, क्लाइमेट के बावजूद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी देश का कल्चर। और ये हम इंडिया के मतलब उसको विथ रिस्पेक्ट टू लेके भी चल सकते हैं, इंडिया के संदर्भ में भी हम इसको देख सकते हैं कि हमारा जो सबसे इन्फ्लुएंशियल चीज़ है वो है कल्चर। हमारा कल्चर ही कभी नहीं रहा है एग्रेशन का, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया है, तो हमारे विदेश नीति में ही शांति है, नो फर्स्ट यूज है। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 17 है फिलोसफिक कैलकुलस किसके द्वारा दी गई थी? जैसे मैं फिलोसफिक का नाम लूँ आपके दिमाग में यूटिलिटेरियनिज्म आना चाहिए, और यूटिलिटेरियनिज्म के जनक कौन थे? बेंथम साहब थे। तो इसका राइट आंसर सी, यानी कि फिलोसफिक कैलकुलेशन जो है वो बेंथम के द्वारा दिया गया था।
होब्स, जेम्स मिल, बेंथम, और जेम्स मिल इज द ऑप्शन. राइट आंसर इज सी, दैट इज बेंथम. क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज. हमारे संविधान में हमारे संविधान को बदलने के लिए जो प्रोसीजर है वो कैसा है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, पार्सली रिजिड है और पार्सली फ्लेक्सिबल है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा कि इट इज़ पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल. यहाँ पे अगेन मैं आपको दो तीन चीज़ें याद दिला देना चाह रहा हूँ. हमारे संविधान में जब भी अमेंडमेंट की बात आती है तो हमारे संविधान को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग होता है. आर्टिकल 368 में भी दो प्रोविज़न है. एक प्रोविज़न ऐसा है जिससे पार्लियामेंट अपने 2/3 मेजॉरिटी को यूज करके संविधान में बदलाव ला सकता है. लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं हमारे संविधान में जिसको अगर बदलना हो तो ना सिर्फ पार्लियामेंट का बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर में एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट का भी सपोर्ट होना चाहिए. तो प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ मामलों में बहुत फ्लेक्सिबल है. जैसे कुछ आर्टिकल्स है, जैसे हमारे स्टेट का बाउंड्री चेंज करना हो तो आर्टिकल 2, 3, 4, ये जितने भी आर्टिकल 3, 4 वगैरह हैं ये बड़े इजी नेचर में है कि इसको जो संविधान है वो बहुत सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकता है. तो कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल है, कुछ पार्ट काफ़ी रिजिड है. तो इसका राइट आंसर होगा पार्सली रिजिड एंड पार्सली फ्लेक्सिबल. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच एजेंसी कंडक्ट इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज़. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम सिर्फ और सिर्फ यूनियन का इलेक्शन करवाना नहीं है. नेशनल इलेक्शन कमीशन का काम स्टेट का इलेक्शन करवाना भी है. स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो है वो काम है लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना. तो बी नंबर जो ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन. सो 19 का बी होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया बड़ी इंपॉर्टेंट थिंकर राइटर की लिखी गई बुक है, वो है रॉबर्ट नोजिएक. रॉबर्ट नोजिएक न्यू लिबरल स्कूल से बिलोंग करते हैं. न्यू लिबरलिज्म क्या है, क्या न्यू लिबरलिज्म का आधार है, ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा. फिर है क्वेश्चन नंबर 21, नेम द थिंकर हु बिलीव्स दैट प्लेजर ऑफ पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री. ठीक है, आपको यहाँ पे अब ध्यान से देखना है कि ये पूछ रहा है कि नेम द थिंकर जो बिलीव करता है कि प्लेजर ऑफ पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, जो बिलीव करता है इसमें. ठीक है, तो वो थिंकर है आपका यहाँ पे जेरेमी बेंथम. जेएस मिल इसमें बिलीव नहीं करते हैं. ठीक है, कि प्लेजर ऑफ पुष्पिन जो है वो पोएट्री के जितना नहीं है. सो इसका राइट आंसर बेंथम होगा, जेएस मिल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हु बिलीव्स इन. ठीक है, तो अगर ये पूछता कि हु डू नॉट बिलीव इन तो वो जेएस मिल हो जाता है, क्योंकि जेएस मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर में ही ये विभाजन किया था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सुख भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम सारे सुखों को एक ही लेंस से कंपेयर कर दें. ठीक है, सो इसका राइट आंसर जेरेमी बेंथम ही होना चाहिए, जेरेमी बेंथम ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट. कौन है जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रिसाइड अध्यक्षता करता है? तो प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इसका आंसर होगा स्पीकर. स्पीकर जो होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग का चेयरमैन होते हैं, उनको प्रिसाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज. काउंसिल ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा यानी अपर हाउस. इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? वो है हमारे कौन? वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब. एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं. एक्स ऑफिशियो कहने का मतलब होता है कि आप बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आपको काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के लिए कोई अलग से चुनाव करके नहीं जाना है. चूँकि आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप एक्स ऑफिशियो हो जाओगे. कहने का मतलब ऑटोमेटिकली आप राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाओगे. तो इसका राइट आंसर होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट. 24 है, इन इंडिया द काउंसिल ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू. इंडिया में हमारा बाइक कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बाइक कैमरलिज्म क्यों है? क्योंकि हमारा इंडिया में फेडरल एस्पेक्ट को सपोर्ट करना है. सो फेडरलिज्म इज रिलेटेड विद बाइक कैमरलिज्म एंड ओनली बिकॉज कि बाइक कैमरल है ही इसलिए क्योंकि फेडरल सरकार यानी स्टेट का इक्वल पावर होना चाहिए. तो जो इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट है वो स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि हु viewed hedonism not only as a principle of motivation but also a principle of action. ठीक है, तो हेडोनिज्म जो हेडोनिस्ट थॉट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हेडोनिज्म जो है उसको ना कि सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बट एन एक्शन किसने डिटरमाइन किया था. तो इसके आंसर जेरेमी बेंथम होने चाहिए. सो द राइट आंसर इज जेरेमी बेंथम. ठीक है,
तो 25 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे फिर से डिस्कस किया। हम लाइव ये ना कर सके, इसके लिए हमने रिकॉर्ड कर दिया इस सेशन को। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन वीडियोस को देखें, और इन क्वेश्चंस को, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन के लिंक से जो बातें हमने आपको बताई है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है तो इसको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।